तो यूरोप के बारे में हम लोग बेसिकली जानेंगे, यूरोप रेवोल्यूशन क्या है। तो राष्ट्रवाद में हम लोग बेसिकली हम लोग पढ़े थे कि ये सारा कहानी जो है ना 19 सेंचुरी का है। किसका है? 19 सेंचुरी का। 9th सेंचुरी। हाँ, 19 सेंचुरी का, लगभग 1789। ये वो समय है जब 17 सेंचुरी ख़त्म हुआ था और 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के मतलब 18वीं शताब्दी शुरू हुआ था बेसिकली 1789 में। मतलब ये सारा कहानी शुरू हुआ है, मतलब वहाँ से शुरुआत हुआ। तो लगभग कितना महीना हो गया, एक साल इधर, 11 साल बाद जो है 18 सेंचुरी लगभग आ गया होगा। तो ये कहानी जो है बेसिकली हमारा 1789 से शुरुआत होता है और शुरुआत होकर ये सारा कहानी जो है 19 सेंचुरी में जाकर कहानी जो है ख़त्म होती है। इसमें हम लोग जो है ना बहुत कुछ पढ़ेंगे, मतलब बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या घटना घटा, क्या क्या राजा लोगों ने प्रजा लोगों के साथ किया, तानाशाही किया, मनमानी किया और उससे उससे प्रजा को कितना प्रॉब्लम हुआ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ज़मीन का लालच के बारे में, धन के लालच के बारे में, तानाशाही के बारे में, पावर के बारे में। मतलब पावर अगर आपके हाथ में मिलता है तो उसका आप कितना गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से इस्तेमाल करते हो, ये सब चीज़ों को हम लोग बेसिकली यूरोप रेवोल्यूशन में डिस्कस करेंगे। उसका सबसे पहला वर्ड जो है, पहला शब्द जो है राष्ट्रवाद। इस शब्द का मतलब हम लास्ट क्लास में बताए थे, संडे क्लास में, है ना। ये जो चैप्टर है लास्ट क्लास में हम बताए थे कि राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद शब्द जो है ना, इसका मतलब तो सब कोई लगभग लगभग थोड़ा बहुत जानता ही है कि हाँ, देशभक्ति, देश से प्रेम। लेकिन पता है ये जो शब्द है ना, शब्द का मतलब बहुत ही बड़ा है। मतलब इतना बड़ा है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और इसके साथ जो भाव जुड़ा है ना, भाव मतलब देश के प्रति जो भाव जुड़ा है, देश के प्रति जो प्रेम जुड़ा है, ये इतना स्ट्रांग है ना कि आज के यूथ और पहले की यूथ, मतलब यूथ को क्या मैं बोलूँ कि बड़ा छोटा सबको मैं बोलूँ, जिसको भी बोलो, सारे लोग का एक अलग ही कनेक्शन है। मतलब ये एक ऐसा कनेक्शन है ना कि अपने माँ को छोड़ देगा, अपने बीवी बाल बच्चा को छोड़ देगा, अपने जो भी फ्रेंड दोस्तनी दोस्त है सबको छोड़ देगा इस भाव की वजह से। मतलब आर्टिस्ट लोगों ने कुछ ऐसा भाव क्रिएट करवाया है इस शब्द से कि लोग जो है ना अपने लोगों को त्याग कर सकता है, पढ़ाई भी त्याग कर सकता है, जितना भी मतलब स्वार्थ का चीज़ है ना सबको त्याग कर सकता है सिर्फ इस शब्द के लिए, जिस शब्द का नाम है राष्ट्रवाद। मतलब देश के प्रति जो प्रेम है ना, हमारे 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 अंदर ऐसे तरीके से डिज़ाइन किया गया, ऐसे तरीके से उसको भाव को हमारे अंदर गढ़ा गया है कि उसके लिए हम लोग अपने माँ बाप, परिवार, दोस्त, साथी, रिश्तेदार सबको त्याग कर सकते हैं। एग्जाम्पल भगत सिंह का मैं दे सकता हूँ। देखो, वो इंसान यंग था, उसका सगाई हो गया था और देशभक्ति में ऐसा डूबा कि उसको ना वो स्त्री दिखाई दिया, ना स्त्री के प्रति कोई मोह दिखाई दिया, और ऐसा रंग में रंग गया, मतलब देश की रंग में ऐसा रंगा। और उनके साथ और भी दो तीन जितने भी फ्रेंड्स लोग थे, सारे लोग जो है ना हंसते हंसते सूली पे चढ़ गए, फांसी पे चढ़ गए। सोचो, यंग लाइफ में 25 से 30 साल की उम्र में, यंग लाइफ में सब लोग बेसिकली शादी करना पसंद करता है, बाल बच्चे रखना पसंद करता है, लाइफ को एंजॉय करना पसंद करता है, और वो उस लाइफ में फांसी चढ़ना पसंद किया। तो ये जो हिस्ट्री है, ये कोई छोटा मोटा हिस्ट्री नहीं है। इस हिस्ट्री को हम लोग दो भाग में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे राष्ट्रवाद मतलब यूरोप का, और एक पढ़ेंगे राष्ट्रवाद भारत का। यूरोप से हम लोग थोड़ा सा इंस्पायर्ड लिए हैं, मतलब इंस्पिरेशन लिए हैं उस समय में। जैसे कि वहाँ ये आंदोलन जब चल रहा था तो उस आंदोलन को वहाँ के लोगों ने प्रिंट कल्चर के माध्यम से, मतलब प्रिंट मीडिया के माध्यम से, मतलब किताबों के माध्यम से फ़ौरन से हमारे देश में भेजा। और हमारे जो भी क्रांतिकारी लोग थे उस समय में, उस एज में बहुत पढ़ने में इंटरेस्ट रखते थे। और मोस्टली क्रांतिकारी लोग तो जेल में हुआ करते थे, उनके पास समय था, तो वो लोग जेल में बैठकर
यही यूरोप के पूरे हिस्ट्री को लोग पढ़ा करते थे कि वहाँ पर लोग जो है देश के लिए कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं, और वहाँ से चीज़ों को ये लोग गेन किए, समझे, और समझने के बाद ये लोग जो है, ये लोग भी हमारे यहाँ भी जो है उसी तरह का दौर को क्रिएट किए। मतलब अभी जितना कुछ तुम पढ़ोगे, अगर तुम इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर समझ लेते हो तो तुम्हारा राष्ट्रवाद भारत में जो है ना, उसको ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस उसमें कुछ नाम और डेट्स तुमको पढ़ने पड़ेंगे, बाकी सारे स्टोरी जो है सेम टू सेम होगा। ये मोटा मोटी ये ब्रीफ है। तो राष्ट्रवाद शब्द बेसिकली हम लोगों ने समझा कि ये एक तरह का देशभक्ति शब्द है। मतलब ये देशभक्ति शब्द नहीं बोल सकते, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। ये एक ऐसा शब्द है जो दर्शाता है कि हमारे देश के प्रति हमारी क्या भाव है, हम क्या सोचते हैं, हमारा क्या डेडिकेशन है, हम उसको क्या दे सकते हैं, है ना। अब ये नहीं है कि राष्ट्रभक्ति का मतलब कि हम देश के लिए अपने आप को जान दे दिए और किसी का सर काट दिए, ऐसा नहीं है। राष्ट्रवाद अपने आप में एक बहुत बड़ा भाव है जो हर इंसान को मतलब हर इंसान के अंदर है। वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अमीर है तो उसके अंदर नहीं है, और जो कोई बहुत गरीब है तो उसके अंदर नहीं है। ये एक परिकल्पना है अपने ज़मीन को लेकर, अपने मातृभूमि को लेकर, अपने पितृभूमि को लेकर। ये एक जुड़ाव है हमारे इकोसिस्टम से, हमारे वातावरण से, हमारे खेत खलियान से, हमारे जंगल से, हमारे जो धरती माँ जो हम लोगों को खाना देती है उससे। तो मतलब इस धरती पे जो जन्म दिया है उससे भी बड़ा है जो हमें खिलाता है। तो उसके प्रति एक स्नेह है, एक प्यार है, ठीक है। और ये चीज़ों को आप लोग नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे ऐसे। अगर आपसे बोला जाए कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो आप सीधे बोल दोगे कि देश के लिए मर जाना, मिट जाना, यही है राष्ट्रवाद। ऐसा नहीं है। इस प्राकृतिक मतलब इस इन्वायरमेंट के साथ जो हम लोग जुड़े हुए हैं, उसके प्रति जो लगाव है, हमारा स्नेह है, समर्पण है, उस भाव को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रवाद, ठीक है। वो भाव जो है हमारे इस भौतिक जीवन से, मतलब इस धरती पे जितने भी लोग हैं, हमारे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, साथी, दुश्मन, इन सब से परे है। मतलब इन सब से अलग ही स्ट्रांग भाव है। आज अभी कोई देश को लेकर कोई भी बड़ा बात बोल दो या कोई बड़ा घटना घट जाए, देखो हर बच्चा जो है लाठी लेकर दौड़ पड़ेगा, मतलब किसी से लड़ने के लिए। तो ये एक भाव है, इस मिट्टी के प्रति है, यहाँ के भोजन के प्रति है, यहाँ के पानी के प्रति है, यहाँ का जो भी रिसोर्स है, संसाधन है, उसके प्रति। तो एक बार मेरे एक स्टूडेंट ने हमसे क्वेश्चन किया था कि सर ये भाव इतना स्ट्रांग क्यों है कि कोई अपने माँ बाप को छोड़ देता है देशभक्ति की वजह से। जैसे आर्मी लोग को देखो, अपना पूरा परिवार छोड़कर देश के लिए बॉर्डर पे ठंडा में, गर्मी में, हर तरह का टेम्परेचर को वो लोग फेस करते हैं, झेलते हैं और लड़ते हैं। हम हमारे बॉर्डर को सुरक्षित करके रखते हैं। ऐसा नहीं कि वो पैसे के लिए करते हैं, नहीं, वो रियल मायने में हमारे ज़मीन से, हमारे यहाँ के पानी से, हमारे रिसोर्स, हमारा जो संसाधन है उससे वो जुड़े हुए होते हैं। और उनके अंदर जो ये जुड़ाव है ना, एक ट्रेनिंग के थ्रू, मतलब और एक क्या बोलते हैं, भाव के थ्रू जो है जोड़ा जाता है। तो उस समय कोई आर्मी तो था नहीं। अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, वो राजा महाराजा लोगों का समय का बात है। उस समय कोई भी आर्मी, मतलब इस तरह का ट्रेंड आर्मी या डेमोक्रेसी, इस तरह का शब्द था ही नहीं। तो उस समय में लोगों को जुड़ाव क्या हुआ करता था, मतलब अपनी मिट्टी से, अपनी ज़मीन से, अपना खेत खलियान से, खान पान से, पानी से, पहाड़ से। तो देखा जाए आज के समय से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो था ना, उस समय में था। हम ये नहीं कहेंगे कि अभी नहीं होगा लोगों के पास, लेकिन जहाँ तक मेरा अभी का अनुभव बताता है कि उस समय में लोग अपने पुश्तैनी ज़मीन के लिए मर मिट जाते थे। आज भी गांव में लगभग लोग मर मिट जाते हैं, लेकिन शहर में
बहुत लोग हैं जो लड़ना झगड़ना नहीं चाहते हैं, वो किसी को कहा ठीक है 5 थोड़ा सा ना 5 दूर है ना, ले जाओ रख लो, पैसा दे दो। मतलब ऐसा ऐसा हो गया आजकल। मतलब आजकल ज़मीन का मतलब वैल्यू जो है पैसे से लोग करने लगे हैं। ज़मीन से जुड़ाव अब थोड़ा सा लोग कम देते हैं, मतलब उसको प्रायोरिटी कम दे रहे हैं। लेकिन पेट्रोटिज्म जो है, देशभक्ति जो है, एक दौर था जिसमें हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से उस भाव को बनाया गया और किसने शुरुआत किया, ये भाव को क्रिएट कौन किया। ठीक है। और आप इस चैप्टर में ये भी जानोगे कि दुनिया का सबसे पावरफुल पर्सन कौन है। क्या वो एक लीडर है, या फिर एक टीचर है, या माँ बाप है, कौन है। तो ये पूरे चैप्टर में हम लोग बेसिकली ये सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे और अलग अलग स्टडी करेंगे, अलग अलग मतलब केस स्टडी करेंगे। फ्रांस के बारे में जानेंगे, रशिया के बारे में जानेंगे, अमेरिका के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है। आइए तो देखिए, राष्ट्रवाद की अवधारणा मतलब ये कैसे हुआ। मतलब राष्ट्रवाद को ये राष्ट्रवाद का जो भाव है, अवधारणा मतलब होता है कि शुरुआत, इसका भाव कैसे हुआ। मतलब इसको कौन सबसे पहले मतलब क्या ऐसा कारण हुआ होगा कि लोगों में राष्ट्रवाद का भावना जो है वो आया, ऐसा क्या कारण रहा होगा। ठीक है। तो देखते हैं क्या है। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को फ्रांस की 1789 की क्रांति और नेपोलियन की विजय ने बढ़ावा दिया और फ्रांसीसी क्रांति ने कुलीन वर्ग के हाथों से राजनीति को निकालकर साधारण मध्य वर्ग तक पहुंचा दिया। नेपोलियन ने विजेता राज्यों में राष्ट्रवाद भावना जागृत कर दी। इटली और जर्मनी की को मात्र भौगोलिक कारण को। ठीक है। देखिए, इसमें हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे नेपोलियन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? नेपोलियन के बारे में। ठीक है। तो नेपोलियन जो है बेसिकली 1789 का दौर के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। और उसमें हम लोग देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास के बारे में, पर्सन के बारे में। मतलब उच्च कुलीन वर्ग के लोगों के बारे में जानेंगे, मध्य वर्ग के लोगों के बारे में जानेंगे, और जो सबसे साधारण लोग होते हैं, नीचे लेवल के लोग होते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है। तो कैसे मतलब एक उच्च कुलीन, मतलब जो अच्छे बड़े घराने के लोग होते थे, देश को चला रहे थे तानाशाही की तरह, और उससे सत्ता छीन कर एक मध्य वर्ग यानी मिडिल फैमिली लोगों के बीच में पावर को कैसे दे दिया गया, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत इस चैप्टर में जानेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम लोग फ्रांस से, कि फ्रांस में राष्ट्रवाद कैसे शुरुआत हुआ। फ्रांस जो है बेसिकली एक यूरोप का शहर है, हाँ, यूरोप का एक कंट्री है। और पहले जो था ना, पहले जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी कंट्री थी, पहले वो देश नहीं, वो पहले एक मतलब क्या बोलते हैं, एक स्टेट के रूप में हुआ करता था। स्टेट मतलब क्या बोल सकते हो, एक राज्य के रूप में हुआ करता था। ठीक है। पहले देश मतलब हो गया कॉन्टिनेंट, और अभी उसी देश को हम लोग महादेश कहते हैं, यानी कॉन्टिनेंट कहते हैं। और उस देश के अंदर जो भी है उसको हम लोग, अभी जैसे हम लोग राज्य बोलते हैं, तो उस समय कंट्री को हम लोग बेसिकली राज्य बोला करते थे, स्टेट बोला करते थे। तो ऐसे बहुत सारे अभी हम लोग कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, उसका केस स्टडी जानेंगे। हर महादेश में 15 से 20, 25, 30 कंट्री होते हैं। जैसे एशिया भी है तो उसके अंदर भी 15 से 20, 25 कंट्री है। वैसे ही यूरोप एक महादेश है, उसके अंदर भी बहुत सारे कंट्री हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग फ्रांस के बारे में स्टडी करेंगे कि शुरुआत जो है ना फ्रांस से शुरू हुआ। फ्रांस में मतलब मतलब होता है ना कट्टरपंथ, या बोल सकते हो कि रूढ़वाद, मतलब जो तानाशाह होते हैं, वो लोग मनमानी कर रहे थे, लोगों के साथ अत्याचार कर रहे थे। जैसे अभी हमारे समय में अभी देख रहे हो कि महंगाई कितना तेज़ी से बढ़ गया है, अचानक से बढ़ा है रैपिड वे में।
तो ऐसे ही एक राजा आया और बोला, बहुत सारे वादे किए कि हम बहुत अच्छा अच्छा काम करके देंगे, और काम भी किया, बहुत सारे काम भी किया, लेकिन बाद में वो पलट गया। जैसे ही वो सत्ता पर बैठा, सत्ता का नशा ऐसा चढ़ा कि वो आम आदमी को मतलब कम प्रायोरिटी देने लगा, और उसको जो है ना मतलब सुविधा देने की जगह उससे सुविधा लेने लगा, मतलब हर चीज़ का उससे पैसा लेने लगा। मतलब उसको ये फील होने लगा कि भाई हम तुमको इस कंट्री में रहने दे रहे हैं तो तुम हमको टैक्स दो, पानी का टैक्स दो, खाने का टैक्स दो, सोने का टैक्स दो, ज़मीन पे रहने का टैक्स दो, हर चीज़ का तुमको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वो भूल गया कि उस सत्ता पर बैठाने वाला जो है वो वही लोग हैं जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं या जो लोग टैक्स दे रहे हैं। जैसे अभी के करंट एरा में जो भी रूलिंग पार्टी है, तो हम लोग उनको वोट कर कर साल में 5 साल पे हम लोग वोट करके उसको राजा बना देते हैं, मतलब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना देते हैं। और वो ऐसे रूल्स लाता है कि आम आदमी जो है ये इतना कमा कर इतना हम लोग को देगा और इतना देगा, मतलब वो सारा कमाई का लगभग 40-50% जो है हमें दे देगा। तो 40-50% अगर आपको हम दे रहे हैं तो हमें क्या बचेगा? और अगर हम सब आपको ही दे देंगे तो इससे अच्छा है कि आपको ना देकर हम खुद से वो पैसा को इकट्ठा कर कर हम खुद से वो सारा काम ना कर ले, खुद से हम रोड बना ले, खुद से हम बिजली ले आए, खुद से हम अपना समूह बना ले, गांव में समूह बनाकर अपना पैसा इकट्ठा कर कर, चंदा इकट्ठा कर कर हम अपना खुद का रोड बना ले, चंदा के पैसे से आज क्या नहीं हो जाता है, हम सरकार क्यों रखें? ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये जो समय है ना, ये एक अलग ही दौर चल रहा है, महंगाई का दौर है, और वो ये हर जनरेशन फेस करता है। मतलब कोई आज नया नहीं है, अभी से लेकर जितने भी साल पीछे चले जाओगे हर जनरेशन फेस किया है कि जब जब कोई मतलब मतलब क्या बोले मतलब क्या बोले, परिपूर्ण तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब ऐसा राजा जो पूरी तरीके से तैयार ना हो, मतलब आधा अधूरा राजा बोल सकते हो, या तो वो फिजिकली आधा अधूरा है या फिर मेंटली आधा अधूरा है। वो राजा हमेशा मतलब हमारे हिस्ट्री को या इस देश को या इस विश्व को हमेशा नीचे की ओर ले गया है, लोगों को गुलाम बनाया है। लेकिन जो राजा तैयार होकर आया है, मतलब जो पूरी तरीके से पढ़ाई किया हो, मतलब लोगों को समझता हो, उसके अंदर अच्छा ये मानव के प्रति भाव हो, तो उस तरह का राजा जो भी बना है वो हमेशा दूसरों को कल्याण किया है, मतलब हमेशा लोगों के लिए अच्छा सोचा है, लोगों को हमेशा आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो राजा ऐसा होना चाहिए जिसकी नीति से लोग खुश हो और उसका डेवलपमेंट हो, उसके ऊपर ज़्यादा लायबिलिटीज़ नहीं डाला जाए, मतलब उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस नहीं लगाया जाए, है ना। तो ये दौर जो पढ़ोगे फ्रांस में, उसमें लोग जो है ना बड़ा परेशान हो गए थे। व्यापारी से व्यापार छीन लिया गया, दुकानदार से दुकान छीन लिया गया, मतलब इतना परेशान हो गए लोग कि बेरोजगार मरने लगे। तब जाकर उन्होंने अपने मिट्टी को सिंबल बनाकर, मतलब मिट्टी का बहाना, एक तरह से बोल सकते हो कि मिट्टी का बहाना बनाकर उन लोगों ने आंदोलन किया। और रियल मायने में मिट्टी तो बस एक बहाना था, आंदोलन करना था अपने परेशानियों को लेकर कि राजा मनमानी कर रहा है, अपना मन का कर रहा है, या उनके अंदर जो तकलीफ़ को जो झेल रहे थे ना, उस तकलीफ़ को बस उस तकलीफ़ से बाहर आने का वो लोग बहाना ढूंढ रहे थे। और पूरा का पूरा हिस्ट्री जो है हमारा इसी के ऊपर है। ठीक है, तो चलिए कोई एक बच्चा अभी ये पढ़ेगा फ्रांस में राष्ट्रवाद। हम पढ़ते हैं। ओके। फ्रांस में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति सबसे पहले फ्रांस में हुई। क्रांति के पहले वहां बूर्बो राजवंश का निरंकुश शासन था। क्रांति के समय वहां का राजा लुई 16वां था।
क्रांति द्वारा तानाशाही को समाप्त कर जनता ने सत्ता अपने हाथों में ले ली। अब प्रभुत्ता राजा के हाथों में ना रही बल्कि जनता के हाथों में चली गई। जनता ही अब राष्ट्र की नियति निर्धारित करने वाली बन गई। क्रांति आरंभ होने के साथ ही क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय और सामूहिक पहचान की भावना जगाने वाले कार्य किए। पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों द्वारा फ्रांसीसियों में एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाने का प्रयास किया गया। नए संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर समानता की स्थापना पर बल दिया गया। राजवंशीय झंडा के स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज के रूप में एक नया फ्रांसीसी झंडा अपनाया गया जो तिरंगा था। पुरानी संस्था स्टेट्स जनरल के स्थान पर नेशनल असेंबली का गठन किया गया। इसके सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था सक्रिय नागरिकों द्वारा की गई। नेशनल असेंबली अथवा राष्ट्रीय सभा के राजशाही का समर्थन करने वाली सामंती व्यवस्था की समाप्त कर दिया। मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की गई। इसमें दो बातों पर विशेष बल दिया गया। पहला, संप्रभुता राष्ट्र में निहित है, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में नहीं। दूसरा, नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना तथा उन्हें समान अधिकार देना राज्य का कर्तव्य है। नेशनल असेंबली ने राजा के अधिकारों को सीमित कर संवैधानिक राज्य की व्यवस्था की, लेकिन कन्वेंशन ने राजतंत्र को समाप्त कर राजा रानी को मौत की सजा दी। 21 जनवरी 1793 को लुई 16वें को गिलोटिन पर चढ़ाकर सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। कुछ समय बाद रानी को भी फांसी दे दी गई। क्रांति के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार कर एक समान कानून लागू किया गया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क को समाप्त किया गया तथा नाप तौल की एक पद्धति अपनाई गई। पद्धति है, एक पद्धति है। हाँ। तुम्हारे का क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया। यह राष्ट्रीय भाषा बन गई। ओके, अब देखिए यहाँ समझिए, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्या है। एक बोर्बोन राजवंश था जिसका बेसिकली उस समय वो काफ़ी फ्रांस को कंट्रोल कर रहा था। लोगों ने क्या किया कि उसके साम्राज्य को ही ख़त्म कर दिया और उसको ख़त्म करने के लिए एक भावना क्रिएट किया गया, पितृभूमि। जैसे कि कैसे हमारे मिट्टी को लगाव है, हमारे मिट्टी को हम लोग मातृभूमि बोलते हैं, तो वहाँ वो लोग अपने पिता को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं यूरोप में। तो वो लोगों ने अपने मिट्टी को पितृ से डिनोट किया, मतलब पितृ को सिंबल के रूप में रखकर, पितृ को आगे रखकर वो लोगों ने बताया कि पितृ, ये हमारी पितृभूमि है। और ऐसे कर कर उन्होंने क्या किया, बोर्बोन साम्राज्य का समाप्त कर दिया और वहाँ पर पहली बार जो है प्रजातंत्र लाया, डेमोक्रेसी लाया। और डेमोक्रेसी लाने के बाद जो है ना, उन लोगों ने दो महत्वपूर्ण बात रखे कि दो महत्वपूर्ण चीज़ है जो होना चाहिए। कि पहला क्या था, कि क्या था पहला, पढ़ो। पहला था संप्रभुता राज्य में निहित है, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में नहीं। मतलब पूरा राष्ट्र जो है ना वो व्यक्तियों से चलता है, किसी एक खास व्यक्ति से नहीं, ठीक है। दूसरा कर रहा है क्या कि हर नागरिक को बराबर संरक्षण मिलना चाहिए, मतलब स्वतंत्रता मिलना चाहिए, रक्षा मिलना चाहिए, उसका अधिकार है। हर नागरिक का मतलब अधिकार है कि वो सुरक्षित रहे और उसको फ्रीडम मिले, वो स्वतंत्र रहे
वो पढ़े लिखे, खाना पीना खाए, देश में कहीं पर भी घूमने जाए, उसको ये सब चीज़ का फ्रीडम उसको मिलना एकदम मैंडेटरी है। और ये दो बात को रखकर उन लोगों ने क्या किया कि जो भी पहले का सिस्टम था, पुलिस व्यवस्था जो भी था, उन सब में थोड़ा सुधार किया। साथ में जो नाप तौल में उलट फेर हो रहा था, जैसे कि जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं, बड़े राजघराने के लोग होते थे, उनको अलग तरीके से मेजरमेंट करके कोई सामान दिया जाता था। जैसे कि मान लो उनके लिए कोई भी चीज़ नाप तौल करना है तो उनके लिए एक अलग से मीटर का इस्तेमाल किया जाता था, या मेजरमेंट स्केल का इस्तेमाल किया जाता था। और जो छोटे लोग हैं उसके लिए अलग से इस्तेमाल किया जाता था। तो ये सब जो असमानताएं था उसको सब समान किया गया, ठीक है। और जो भी भाषा उषा को लेकर जो भी दिक्कतें आ रही थी उन सब को एक कर दिया गया। वहाँ का राष्ट्र भाषा जो है बेसिकली वो कौन सा बना, क्षेत्रीय भाषा को वो हटाकर बेसिकली स्थानीय भाषा रख दिया गया। वो कौन सा भाषा था, फ्रेंच भाषा था। मतलब बेसिकली सब लोग के बीच में एक कॉमन भाषा रख दिया गया कि आज से सभी लोग जो है ना अलग अलग भाषा ना इस्तेमाल करके फ्रेंच भाषा का प्रयोग कर सकते हैं कॉमनली। तो ऐसे कर कर उन लोगों ने एक मोटा मोटी एक छोटा सा बहुत शॉर्ट फॉर्म में ये आपको स्टोरी तो बता दिया है फ्रांस का, कि फ्रांस में ऐसा ऐसा कहानी हुआ। लेकिन ये कहानी बस एक समझो कि शॉर्ट समरी है। इसके बाद शुरू होगा डिटेलिंग की कैसे कैसे वो लोग किए होंगे, पितृभूमि का जो ये भावना है वो कहाँ से आया, वो ज़मीन को अपने पितृभूमि क्यों मानते थे, रीज़न, ये सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हम लोग अब डिटेल में चीज़ों को आगे समझेंगे अगले क्लास में। ठीक है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सेवा समाप्त।